या और आज हम बात करेंगे उस शिक्षा प्रणाली हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में। साथियों, यह जो वीडियो है यह आपका जो यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर है उसका यूनिट 10 से बनाया गया है, उस शिक्षा प्रणाली से संबंधित वीडियो। तो साथियों, इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो भारत में शिक्षा प्रणाली थी वो कैसी थी। भारत में जो उस शिक्षा के इतिहास को हम निम्नलिखित कलावधियों के माध्यम से समझ सकते हैं। साथियों, अब कौन सी कलावधियाँ हैं, तो इसके अंदर 3 कैटेगरी के अंदर इसको विभाजित किया गया है। पहली जो कैटेगरी है प्राचीन भारत में शिक्षा, जो पुराने ज़माने की जो शिक्षा थी वो कैसी थी उसके बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे इस वीडियो के अंदर। और जो आने वाला जो अगला वीडियो है वो मध्यकालीन भारत में शिक्षा, यानी मध्यकालीन में भारत में जो शिक्षा थी, शिक्षा व्यवस्था थी वो कैसी थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद में आधुनिक भारत में शिक्षा। तो ये 3 कैटेगरी के अंदर इसको विभाजित किया गया है भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको। साथियों, तो इसके अंदर प्राचीन भारत में शिक्षा, मध्यकालीन भारत में शिक्षा और आधुनिक भारत में शिक्षा, ये 3 कैटेगरी के अंदर इसको विभाजित किया गया है। तो हम पहले बात करते हैं साथियों प्राचीन भारत में शिक्षा। प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो साथियों, भारत में शिक्षा प्राचीन काल से ही चली आ रही है और प्राचीन काल में शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया गुरुकुल प्रणाली के अंतर्गत संचालित की जाती थी। तो पहले के ज़माने के अंदर जो पढ़ाई होती थी साथियों, वह उस समय विद्यालय नहीं था, तो वहाँ पे जो गुरुकुल हुआ करता था उसी के अंदर ही पढ़ाई होती थी। तो यह प्रणाली एक आवासीय अवधारणा पर आधारित थी साथियों, जिसमें छात्रों को धर्म और दर्शन के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान की जाए। तो उस समय का जो आधार था पढ़ाई का, यानी उद्देश्य क्या था, तो वो एक धर्म और दर्शन की जो शिक्षाएं दी जाती थी उस समय। तो ये इसका एक शिक्षा का एक उद्देश्य था। उस समय शिक्षा का आधार क्या था साथियों, धर्म था। यानी जो पढ़ाई का जो उद्देश्य था, आधार स्तंभ था, वो एक धर्म था। क्योंकि लोगों में ये धारणा थी कि शिक्षा के माध्यम से क्या मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो ये एक धारणा थी लोगों के अंदर कि अगर व्यक्ति शिक्षित हो गया, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। लेकिन जो प्राचीन शिक्षा में शिक्षण का जो मुख्य स्रोत था वो वैदिक साहित्य था साथियों, जो भारतीय लोगों के जीवन का आंतरिक और महत्वपूर्ण हिस्सा था। वैदिक काल में गुरु यानी जो शिक्षक हुआ करता था वो अपने शिष्य को वैदिक साहित्य के आधार पर ज्ञान देते थे। यानी जो वैदिक ज्ञान दिया जाता था उस समय। अब वैदिक साहित्य के आधार पर ज्ञान दिया जाता था और इसके अंदर 8 विभिन्न रूपों से मिलकर बना होता था। जो वैदिक साहित्य होता था, वैदिक ज्ञान, वो 8 रूपों से मिलकर बना होता था। कौन सा था, एक तो था 4 वेद, फर्स्ट पॉइंट था 4 वेद, दूसरा 6 वेदांग, तीसरा 4 उपवेद, और चौथा 4 ब्राह्मण, और पांचवा 108 उपनिषद, और छठा दर्शन की 6 प्रणालियाँ, और सातवां भगवद गीता, और 8वां है स्मृतियाँ। ये 8 रूप थे साथियों, इन्हीं की शिक्षा दी जाती थी उस समय। यही वैदिक शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता था। तो वैदिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत ये जो 8 रूप अभी हमने जो चर्चा की है वो वैदिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आते थे, जिसमें शिक्षक को अपने शिष्यों की तुलना में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। यानी जो शिक्षक को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था उस समय। एक शिष्य की तुलना में उसको उनका एक महत्वपूर्ण स्थान था साथियों। वैदिक शिक्षा संस्कृत में दी जाती थी। यह भी आपको पता होना चाहिए कि जो वैदिक शिक्षा दी जाती थी वो कौन सी भाषा में दी जाती थी, संस्कृत भाषा में वैदिक शिक्षा दी जाती थी, जिसमें छात्रों को श्रुति यानी सुनने का कार्य होता था और स्मृति यानी याद रखने के रूप में ही पढ़ाया जाता था। जो पढ़ने का तरीका क्या था, सुनना और याद करना, यही तरीका था उस ज़माने में। चूँकि ये माना जाता था कि उनकी ये पद्धति आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान के संरक्षण को सुनिश्चित करेगी। यानी जो
पढ़ाने का जो स्तर था उनका वो इस तरीके से था कि जो एक पीढ़ी को हम शिक्षित कर रहे हैं तो फिर उसी ज्ञान को दूसरी पीढ़ी में जो आने वाली पीढ़ी है उसको स्थानांतरित कर दिया जाता था। तो ये लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही थी ये प्रक्रिया। तो वैदिक काल के दौरान शिष्य गुरुकुल में जाते थे साथियों। तो वैदिक काल में कहाँ पे जाते थे? गुरुकुल में, जो शिक्षा प्राप्त करने हेतु औपचारिक संस्थान थे। क्या थे? औपचारिक संस्थान एक गुरुकुल था, वहाँ पे पढ़ाई के लिए जाते थे, जहाँ शिष्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहीं रहते थे साथियों, घर पे नहीं आया करते थे, उसी गुरुकुल के अंदर पढ़ाई किया करते थे। तो साथियों जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था प्राचीन भारतीय संस्कृति को क्या करना? संरक्षित करना और संचारित करना, यानी संचारित यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों तक पहुंचाना, यानी उसका प्रचार करना। तो ये भारतीय संस्कृति की जो संस्कृति थी उसको बनाए रखना और उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाना, ये इसका एक मुख्य उद्देश्य था। और शिक्षा के गुरुकुल प्रणाली में शिष्यों में लड़के या पुरुषों को प्रमुखता होती थी साथियों। यद्यपि लड़कियों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था थी, किंतु लड़कियों के लिए इस काल में विद्यालय या गुरुकुल संख्या बहुत कम थी। इनकी संख्या क्या थी? तो साथियों उस काल में क्या था? विद्यालय या गुरुकुल की संख्या बहुत ही कम थी। किंतु लड़कियों के लिए इस काल में विद्यालय या गुरुकुल की संख्या बहुत कम थी। शिक्षा की यह प्रणाली किसी भी उच्च अधिकारी के हस्तक्षेप से स्वतंत्र थी। तो इसके अंदर कोई भी जो उच्च अधिकारी था, कोई भी राजा महाराजा जो हुआ करते थे, वो इस जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते थे। वो एक गुरुकुल का जो दिनचर्या होती थी, जो उनका कार्य होता था, वो एक अलग होता था। शिक्षा व्यवस्था एक अलग व्यवस्था थी, इसके अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इन गुरुकुलों के सहयोग या अनुदान लोगों से विद्या दान के रूप में प्राप्त होता था। लेकिन जो विद्या दान दिया जाता था, अनुदान या कोई सहयोग राशि दी जाती थी, तो उनसे क्या किया जाता था? जो गरीब छात्र होते थे उनको उन अनुदान या पैसों से क्या किया जाए? शिक्षा प्रदान की जाती थी। आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा की अवधारणा की तर्ज पर लगभग 700 ईस्वी पूर्व नालंदा और तक्षशिला शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित किए गए थे साथियों। अन्य प्राचीन उच्च शिक्षण संस्थानों में ओदंतपुरी, जगदलपुर थे, जिन्हें प्राचीन भारत में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी साथियों। और इन संस्थाओं में वेद, विज्ञान, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, तीरंदाजी और कृषि अध्ययन के मुख्य विषय थे। ये 700 ईस्वी पूर्व भारत में बनारस एक महत्वपूर्ण शिक्षा के केंद्र के रूप में उभरा। 700 ईस्वी पूर्व में साथियों, तो जहाँ पारंपरिक वैदिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, तो बनारस था, यहाँ पर भी जो वैदिक शिक्षा दी जाती थी। वर्तमान में ये संस्थान छात्रों के बीच में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो ये ख्याति प्राप्त शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है साथियों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको BHU कहा जाता है शॉर्टकट में। साथियों भारत में प्राचीन शिक्षा आध्यात्मिकता पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? आध्यात्मिकता पर। और शिक्षा मुक्ति, आत्मबोध के साधन के रूप में थी। यह व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए थी। यानी जो शिक्षा दी जाती थी वो धर्म पर आधारित ही दी जाती थी, धर्म के लिए ही शिक्षा दी जाती थी। क्योंकि प्राचीन लोगों की धारणा क्या थी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये इसलिए इसको धर्म से कनेक्ट करके पढ़ाया जाता था। फिर आता प्राचीन काल में शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता था साथियों, और भारत विश्व गुरु कहलाता था। भारत को क्या? विश्व गुरु कहा जाता था। विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा को प्रकाश स्रोत, अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्योति, ज्ञान चक्षु और तीसरा नेत्र आदि
उपमाओं से विभूषित किया है। तो इन नामों से इनको पुकारा जाता था। किसको? शिक्षा को। शिक्षा को इन इतने नामों से जाना जाता था। उस युग की मान्यता थी कि जिस प्रकार अंधकार को दूर करने का साधन क्या है? प्रकाश है। उसी प्रकार व्यक्ति के सब संशयों और भ्रमों को दूर करने का साधन शिक्षा है। प्राचीन काल में जो शिक्षा, इस बात पर बल दिया गया था कि शिक्षा व्यक्ति को जीवन का यथार्थ दर्शन कराती है। क्या कराती है? यथार्थ दर्शन कराती है तथा इस योग्य बनाती है कि वह भवसागर की बाधाओं को पार करके अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सके, जो कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। प्राचीन भारत की जो शिक्षा थी साथियों, वह प्रारंभिक रूप से हम ऋग्वेद में देखते हैं। ऋग्वेद युग की शिक्षा का उद्देश्य था तत्व साक्षात्कार। इसमें ब्रह्मचर्य, तप, योगाभ्यास से तत्व का साक्षात्कार करने वाले ऋषि, विप्र, वेगस, कवि, मुनि, मनीषी के नामों से प्रसिद्ध थे। इन नामों से जो उनको जाना जाता था, ऋषियों को। और जो विद्यालय थे वो गुरुकुल, आचार्य कुल, गुरुगृह इत्यादि नामों से जाने जाते थे साथियों। तो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो पहले जो विद्यालय थे वो किन किन नामों से जाना जाता था? गुरुकुल, आचार्य कुल, गुरुगृह इत्यादि नाम थे। और शिक्षक को आचार्य और गुरु कहा जाता था साथियों। और विद्यार्थी को ब्रह्मचारी, व्रतधारी और अंत्यवासी, आचार्य कुलवासी कहा जाता था। ब्रह्मचर्य का पालन सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य था। तो जो ब्रह्मचर्य का जो पालन थे वो सभी के लिए जरूरी था साथियों। विद्यार्थियों का गुरु का सम्मान और उसकी आज्ञा का पालन करते थे। यानी विद्यार्थी का जो था गुरु का सम्मान करना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना, यह उनका एक कार्य था या उनका एक कर्तव्य था। आचार्य का चरण स्पर्श कर दिनचर्या के लिए प्रातःकाल ही प्रस्तुत हो जाते थे। गुरु के आसन के नीचे आसन ग्रहण करा करते थे। सुसंयत वेश में रहना, गुरु के लिए दातून इत्यादि की व्यवस्था करना, उनके आसन को उठाना और बिछाना, स्नान के लिए जल ला देना और समय पर वस्त्र और भोजन के पात्र को साफ करना, ईंधन संग्रह करना, पशुओं को चराना इत्यादि छात्रों के कर्तव्य माने जाते थे। ये सारे कार्य करते थे उस ज़माने के स्टूडेंट। तो विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और प्रातः कृत्यों से निवृत्त होकर स्नान, संध्या, होम आदि कर लिया करते थे साथियों। फिर अध्ययन में लग जाते थे उसके बाद में, और उसके उपरांत भोजन करते थे और विराम के पश्चात आचार्य के पाठ ग्रहण किया करते थे। सायंकाल संविदा एकत्रित कर ब्रह्मचारी संध्या और होम का अनुष्ठान करते थे। विद्यार्थियों के लिए भिक्षाटन अनिवार्य करते थे, यानी भिक्षा मांग के लाना ये उनका एक अनिवार्य कार्य था साथियों। भिक्षा से प्राप्त अन्न गुरु को समर्पित कर दिया करते थे और विद्यार्थी मनन और निधिध्यासन में लग जाते थे। फिर साथियों इसके अंदर जो काशी, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, ओदंतपुरी, जगदल, नदिया, मिथिला, प्रयाग, अयोध्या आदि शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे उस ज़माने के साथियों। बौद्ध और जैनों की जो शिक्षा पद्धति थी वो भी इसी प्रकार की थी साथियों। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो आने वाले अगले वीडियो हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो साथियों इस वीडियो के अंदर हमने जो प्राचीन भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके बारे में पूरा टॉपिक को मैंने कवर कर लिया है। मैंने इसके लिए गूगल का सहारा लिया है, बुकों को भी सहारा लिया है, और इसके अंदर पूरी जो मोस्ट बातें थी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। तो शायद ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ साथियों लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेन कार्य चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो अगला वीडियो आपको वो मिलता रहे, और मैं इसको बहुत ही कम दिनों के अंदर जो आपका
हायर एजुकेशन सिस्टम वाला जो यूनिट है इसको कंप्लीट कर दूंगा। और जो टॉपिक आपके अंदर दिए हैं मैं उसी टॉपिक को लेके आ रहा हूँ साथियों, और फालतू बातें मैं इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।